Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now ट्रांसफार्मर ऑन लोड. इसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से एसी सोर्स कनेक्टेड रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई भी लोड कनेक्ट कर देते हैं. लोड जैसे कि रेजिस्टिव लोड हो गया, इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड. इसमें सेकेंडरी करंट I2 का फेज़ विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 डिपेंड करता है किस टाइप का हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है. अगर रेजिस्टिव लोड है तो I2 विल बी इन फेज विद V2. इंडक्टिव लोड है, I2 विल बी लैगिंग बिहाइंड V2. एंड अगर कैपेसिटिव लोड है तो I2 विल बी लीडिंग टू टर्मिनल वोल्टेज V2. राइट. अब इसकी वर्किंग में क्या आता है, यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है. जब एसी सोर्स सप्लाई कनेक्ट किया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक, एट द इंस्टेंट जब तक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप नहीं होता है मैग्नेटिक कोर में, दैट मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है. ठीक है. उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर विल एक्ट एज अ नो लोड ट्रांसफार्मर. यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं उस टाइम पर या उस मोमेंट पर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा. इसकी वजह से I2 करंट भी ज़ीरो होगा. राइट. तो जब I2 करंट ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स अभी प्राइमरी वाइंडिंग्स में नो लोड करंट I0 फ्लो हो रहा है और ये करंट I0 सेटअप करेगा MMF N1 I0 का, जो प्रोड्यूस करता है फ्लक्स फाई इन द मैग्नेटिक कोर. ठीक. और जैसे ही ये फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, और क्योंकि लोड कनेक्टेड है तो सेकेंडरी करंट I2 विल स्टार्ट फ्लोइंग. ठीक है. अब इस करंट I2 की वजह से एक और MMF सेटअप होने वाला है, दैट इज़ N2 I2, जो प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स φ2. और ये फ्लक्स φ2 अपोज करता है मेन फ्लक्स φ का, जिसकी वजह से मेन फ्लक्स वीक होने लग जाता है मोमेंटरीली. और जब मेन फ्लक्स वीक होने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी बैक ईएमएफ E1 वो भी रिड्यूस होने लगता है. और जब प्राइमरी बैक ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स V1 माइनस E1 का जो डिफरेंस है वो अब इंक्रीज़ होगा. और इस डिफरेंस के बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होता है फ्रॉम द सोर्स. और उस एक्स्ट्रा करंट की वजह से क्या होता है, प्राइमरी बैक ईएमएफ E1 बढ़ने लगता है और वो अपने आप में एडजस्ट करता है, इस तरह से एडजस्ट करता है कि ओरिजिनल मेन फ्लक्स फाई हमें मिल जाए, मैग्नेटिक कोर के अंदर ओरिजिनल मेन फ्लक्स फाई मिल जाए. ठीक है. दैट मीन्स अगर कोई एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ हो रहा है, लेट्स से इट इज़ I1 डैश, सो दिस करंट I1 डैश विल बी इन फेज अपोजिशन विद द करंट I2. और इसी करंट I1 डैश को हम बोलते हैं काउंटर बैलेंसिंग करंट. अब क्योंकि I1 डैश की वजह से क्या होगा, एक MMF सेटअप होगा N1 I1 डैश, जिसकी वजह से एक फ्लक्स लेट्स से φ1 प्रोड्यूस हो गया. ये φ1 ऐड हो रहा है इस फ्लक्स फाई से. राइट. और क्योंकि φ2 क्या है, फेज अपोजिशन में है फ्लक्स फाई प्लस φ1 के, लेकिन ये फ्लक्स φ2 एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंसिंग. तो यहाँ पे फ्लक्स φ1 इक्वल्स टू होगा फ्लक्स φ2 के, और वी कैन से MMF N1 I1 डैश इक्वल्स टू होगा MMF N2 I2 के. तो यहाँ से हम I1 डैश फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इंटू I2. दिस इक्वल्स टू K इंटू I2. राइट. लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये फेज अपोजिशन में होगा. मतलब क्या है इसका, करंट I1 डैश को हम अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट I2. ओके. अब फेजर डायग्राम बनाते हैं हम. तो यहाँ पे 3 फेजर डायग्राम बनेंगे अलग अलग लोड के लिए. पहला हम कंसीडर करेंगे रेजिस्टिव लोड, सेकंड इंडक्टिव लोड, थर्ड कैपेसिटिव लोड. नाउ हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टिव लोड. पहले आप इक्वेशंस याद रखो ये वाली, I1 डैश इक्वल्स टू N2 अपॉन I1 इंटू I2 इक्वल्स टू KI2 एंड V1 इक्वल्स टू माइनस E1, V2 इक्वल्स टू E2. ये दोनों इक्वेशंस आपको सर्किट डायग्राम से मिल जाएंगी.
पहला स्टेप फाई एम ड्रॉ करना है, दिस इज़ द फाई एम। सेकेंड स्टेप आई एम ड्रॉ करना है जो फेज में रहेगा फाई एम के, ये ड्रॉ कर दिया। थर्ड स्टेप करंट आई ई ड्रॉ करना है जो 90 डिग्री लीडिंग में होगा विद रिस्पेक्ट टू फाई एम। आई ई और आई एम इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा करंट आई नॉट, राइट। देन फिफ्थ स्टेप इज फेजर ऑफ ई वन। तो ई वन क्या होगा, लैग करेगा फाई एम से बाय 90 डिग्री। देन ई टू विच इज़ ऑल्सो लैगिंग बाय 90 डिग्री, ये ई टू बना दिया। एंड देन फेज़र बनाना है वी वन का, सो वी वन इक्वल्स टू होगा माइनस ई वन के। तो ई वन के जस्ट अपोजिट बनाएंगे, वी वन सेम लेंथ का होगा। एंड देन वी टू बनाना है, दैट इज इक्वल्स टू ई टू, सो वी कैन सिंपली राइट ई टू इक्वल्स टू वी टू, क्योंकि सेम लेंथ है इसलिए ई टू इक्वल्स टू वी टू लिख दिया। नाउ नाइन्थ स्टेप इज ड्रॉ द फेजर ऑफ आई टू विच इज़ इन फेज विद वी टू। आई टू ड्रॉ करना है, फेज में क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि सेकेंडरी करंट है और लोड कनेक्टेड है रेजिस्टिव, इसलिए दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा। आई टू इज़ इन फेज विद वी टू। देन टेंथ स्टेप इज ड्रॉ द फेजर ऑफ आई वन डैश विच इज़ इन फेज अपोजिशन टू आई टू। और आई वन डैश की इक्वेशन क्या है, एन टू अपॉन एन वन। और क्योंकि हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के रिलेट पर काम कर रहे हैं इसलिए आई वन डैश की लेंथ ज़्यादा होगी आई टू से, बट फेज अपोजिशन में होगी। सो आई वन डैश ये ड्रॉ कर दिया। एंड सी द 11th स्टेप, प्राइमरी करंट आई वन ड्रॉ करना है, तो वो रिजल्टेंट होगा आई वन डैश एंड आई नॉट का, राइट। एंड फेज एंगल बिटवीन आई वन एंड वी वन इज़ फाई वन, एंड फेज एंगल बिटवीन आई नॉट एंड वी वन इज़ फाई नॉट, राइट। So from this phasor diagram we have I1 equals to I naught plus I1 dash, right. This is written phasorly. Now if the load is inductive, तो इसमें एक स्टेप चेंज हो जाएगा, जहाँ पे हम I2 ड्रॉ करेंगे वो अब लैगिंग दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V2 बाय सम एंगल फाई टू, राइट। इसमें आप 9th स्टेप पढ़ सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे। पहला स्टेप फाई एम ड्रॉ करना है, सेकंड स्टेप आई एम जो कि फेज में होगा फाई एम के, थर्ड आई ई जो कि 90 डिग्री लीड करेगा फाई एम से। आई ई और आई एम का रिजल्टेंट बनाएंगे, आई नॉट मिलेगा। देन ई वन ड्रॉ करो, 90 डिग्री लैगिंग होगा फाई एम से, ई टू लैग कर रहा है फाई एम से बाय 90 डिग्री। देन वी वन विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ई वन, देन V2 which is equals to E2. Now I2, 9th step is I2 लैग कर रहा है V2 से बाय एंगल फाई टू से, तो लैगिंग दिखाएंगे इस तरह से I2 और एंगल बना दिया फाई टू, ठीक। 10th स्टेप क्या है, I1 डैश बनाना है, तो फेज अपोजिशन में बनेगा I1 डैश। देन 11th स्टेप इज I1 ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट होगा I1 डैश एंड I नॉट का, ठीक। फेज एंगल रिप्रेजेंट कर दिया हमने, I1 डैश एंड V1 के बीच में फाई वन डैश, एंड I1 और V1 के बीच में फाई वन, और फेज एंगल बिटवीन I नॉट एंड V1 इज फाई नॉट, राइट। इन द सेम मैनर यू कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटिव लोड। सिंपली 9th स्टेप में अब क्या चेंज होगा, I2 लीड करेगा V2 से बाय एंगल फाई टू। तो सेम स्टेप्स फॉलो करते जाओ। फर्स्ट स्टेप इज फाई एम, देन आई एम which is in phase with phi m, IE leading to phi m by 90 degree, resultant of IE and IM is I naught, then E1 which is lagging behind phi m by 90 degree, similarly E2 which is lagging behind phi m by 90 degree, then V1 which is equals to minus E1, V2 which is equals to E2, then I2 ड्रॉ करना है जो लीड करेगा वोल्टेज V2 को बाय फाई टू एंगल से, ठीक। देन I1 डैश ड्रॉ करना है जो फेज अपोजिशन में होगा, ये ड्रॉ कर दिया। सो फेज एंगल बिटवीन I1 डैश एंड V1 इज़ फाई वन डैश। नाउ रिजल्टेंट क्या होगा I1 डैश I नॉट का, दैट इज़ I1, और I1 का जो एंगल बनेगा V1 के रेस्पेक्ट में वो होगा फेज एंगल फाई वन। सिमिलरली I नॉट और V1 के बीच में फेज एंगल कितना होगा, फाई नॉट। और अगर अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में, तो सिंपली यू रिपीट द स्टेप्स एंड गेन सम कॉन्फिडेंस, सो डैट
प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ेंगे उसका फेजर डायग्राम आपको समझ में आएगा। Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.